नंबर 1 कहने से आप नंबर 1 तो नहीं हो जाएँगे। ऐसे मौकों पे आपने साबित करना है आप कितने नंबर 1 हैं। यूँ तो इस मुल्क में तमाशा चलता रहा, जमहूरियत जमहूरियत कह के एंड टाइम पे आप गाड़ी की डिग्गी में छुप जाएँ। मुँह पे धक्के नहीं मारे, मैंने कहा ना मारो मेरे बेटे को। फिर वो दूसरा बंदा कह रहा था कि माँ के सामने इसको मत मारो। कि ये इबादतों का महीना है, वहाँ एक माँ थाने-थाने फिर रही है ये पता करने के लिए कि उसका बच्चा कौन-से थाने में है। वो ज़्यादा जोशीले थे ना, वो ज़्यादा गुस्से में थे। एक जो था वो मुझे आईएसआई का बंदा लग रहा था, उसके बोलने से मुझे लग रहा था। तो कहता है कि मैं गोली मार दूँगा ना, वो मुझे कहता है। उसने ऐसे कलेक्शन को ऊपर कर ली ना और कहता है कि मैं इसको इधर ही गोली मार के मैं कहूँगा कि ये मुकाबले में मर गया है ना, तो आप क्या कर सकती हो? मैंने कहा देखो उसके कमरे में क्या चीज़ें हैं, क्या हथियार है? ये उसका हथियार है, ये खान साहब की सारी तस्वीरें हैं। मैं जीएचक्यू नहीं, नहीं, चली बिल्कुल जाऊँगी, आप तो बात करूँगी कि आप बताओ मेरे बेटे ने क्या कसूर किया है? हो सकती है अभी अगर आपको लोगों के बोलने से इतना एतराज़ हो कि आपको लगे कि इसने हमारे से इजाज़तनामा लेकर नहीं बोला है, तो यूँ तो आपको पूरा पाकिस्तान उठाना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 16 मार्च इतवार की सहरी के वक्त आप ये इंटरव्यू देख रहे होंगे। हैदर सईद की वालदा फरजाना सईद और सनम जावेद मेरे साथ मौजूद हैं। तफसील से इनसे बात करेंगे कि हैदर के साथ क्या हुआ, वो कहाँ है। जिस नाजुक मोड़ की हम बात करते थे, सुनते थे, उस नाजुक मोड़ पर हम पहुंच चुके हैं। तहरीक इंसाफ के एक दिन में 5 लोग सहरी के वक्त 4 नौजवानों को पहले अगवा किया। उस्मान महमूद, कदीर अमजद, सईद तारिक और हैदर सईद उसमें शामिल हैं। फरहान चिश्ती को 3 दिन पहले अगवा किया गया था। अफ्तारी के वक्त फोजिया सदीकी साहिबा को अगवा किया गया। और इन लोगों का कसूर और जुर्म सिर्फ ये कि इमरान खान के नजरिए पर खड़े हैं। हैदर सईद अपने वालदैन के साथ आपको अडयाला जेल से पाकिस्तान के हर कोने में इमरान खान की तस्वीर अपनी छाती से लगाए अपनी तालीम छोड़कर दिन रात नजर आ रहा था। आज कत्ल का इल्जाम इस पर डाला गया है। किसी थाने में अभी तक पेश नहीं किया गया। उसकी वालदा जो दर-बदर हो रही हैं, जो बाकी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनका भी यही हाल है। कोई मफरूर है, कोई छुपा हुआ है, चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल हो रहा है। अभी डीजीआईएसपीआर साहब ने कहा था हाल ही में कि रूल्स ऑफ गेम्स बदल दिए गए। तो शायद वो ये कह रहे थे, हम समझे कि हिंदुस्तान जाके वो वहाँ घुस कर उन्हें सबक सिखाएंगे, लेकिन अपने ही मुल्क में बच्चों का इस वक्त अगवा हो रहा है। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की एजेंसी जो है रा, वो पाकिस्तान के अंदर अपने टारगेट हिट करिए। 26 टारगेट उनके हिट हो चुके हैं। बलोचिस्तान में आग और खून का एक खेल खेला जा रहा है और जिम्मेदारान जो इस्तीफा देते हैं वो बजाय सोशल मीडिया के इन नौजवानों पर गुस्सा उतार रहे हैं। इस वक्त हालत यह है कि अली मीन गंडापुर अभी कह रहे थे कि हमें फ़ोन करके कहा जाता है कि हमारे हक में बयान दें। कौम और इदारों के दरमियान खलीज इतनी फैल चुकी है कि बलोचिस्तान में 24 घंटों के अंदर होने वाले वाकयात देखें। तुरबत में लाशें बरामद हो रही हैं, पंजगोर में नामालूम अफराद कत्ल कर रहे हैं, मकरान कोस्टल हाईवे पर लोगों को लापता किया जा रहा है, नोशकी में भी बसों पर हमला करके 9 सिक्योरिटी का एहलकार शहीद हुए और बाकी अगवा हुए हैं। बलोचिस्तान में जो सरकारी इमलाक हैं, पुलिस स्टेशन हैं, उन पर हमले हैं, डैम्स की तामीरात रोकी जा रही हैं और ये सारे हालात जो है वो इस वक्त इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि शाहराहें बंद हैं और अरबों खरबों डॉलर्स की मादनी ज़खायर रखने वाला बलूचिस्तान इस वक्त जो हालात हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी मुफ्ती शाकिर मुनीर का भी जो जनाजा आपने देखा होगा। ये सारे हमले हम भारत और अफगानिस्तान से सुनते थे, लेकिन क्रैकडाउन जो है वो सारा तहरीक इंसाफ और सोशल मीडिया। सुप्रीम कमांडर फौज के पाकिस्तान जरदारी साहब पोलो मैच देख रहे हैं और रंगीला शरीफ साहब जो है वो छोटी कमेटी के चेयरमैन बन के लाहौर को असली हालत पे लाने की बात करें। लेकिन पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करते हुए इस वक्त मौलाना फजल रहमान का बयान आप देखें कि मुल्क को तोड़ने का, तकसीम का फैसला हो चुका है। अख्तर मैंगल के खुले खत, नौजवानों के हाथ में इन्हें मोबाइल फ़ोन क्लाशनकोफ लग रहा है। पीसीओ की अदालतें जो है वो जिस तरह अदालतें आपके सामने पैक हैं, सहाफ़ी पहले ही फैसले सुना रहे हैं। बहरहाल सनम जावेद और फरजाना सईद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोनों को ज्वाइन करने का। सबसे पहले फरजाना साहिबा आप बताएं, हैदर के साथ ये मामला जो रात को हुआ इसकी थोड़ी सी तफसील बताएं, क्या हुआ और अब उसकी लेटेस्ट मालूमात क्या है। हैदर ने मुझे फ़ोन करके कहा ये हैदर का ये रूम है ना, तो ये मुझे कहता है कि बाहर लोग आ गए। मैंने कहा को कैसे आ सकते हैं ना? तो जब मैंने आके देखा ये वाला दरवाज़ा खोल के हाल वाला, तो काफ़ी सारे बंदे खड़े थे ना, 15 से 20 लोग खड़े थे। हैदर को जी। मैंने कहा तुम छत पे चले जाओ, ये छत पे चला गया। तो फिर मुझे कहते हैं अपने शनाख्ती कार्ड दें, सबके शनाख्ती कार्ड दिए, घर में कौन-कौन रहता है। मैंने कहा आप लोग क्यों आए हो? क्या वजह है कि आप ऐसे घर में घुस आए हो मेरा, आपने दरवाज़ा तोड़ के अंदर आए हो? तो लेडीज़ पुलिस कोई नहीं है आपके पास कोई चीज़ नहीं है कि आप कहता है हैदर ने ना कत्ल किया है। मैंने कहा हैदर कैसे कत्ल कर सकता है ना? और हैदर ने किसका कत्ल किया है? क्योंकि मैं हैदर के साथ हर जगह मौजूद होती हूँ ना। तो मैंने कहा कि मेरा बेटा तो कभी अकेला कहीं निकला ही नहीं है, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? फिर वो मुझे कहता है कि फिर उसने हमारे मोबाइल भी ले लिए कि हम उनकी कोई फुटेज ना बना लें। तो फिर काफ़ी मैं उनसे बात करती रही। मैंने कहा मुझे सिर्फ़ ये बता दो तुम कहाँ से आए हो ना? तुम कंपनी के लोग हो, तुम आईएसआई के लोग हो, तुम किस जगह के लोग हो? क्योंकि तुम्हारा कोई नेम प्लेट नहीं लगा हुआ ना,
तुम सिविल कपड़ों में और तुम्हारी कोई नेम प्लेट नहीं है, तुम ऐसे मेरे घर में घुस आए हो। और उनके पास क्लशनकोफ भी थी। तो वो जो थे पिंडी एलीट फोर्स के बंदे एलीट थे ना फोर्स। वो वाले। हाँ, एलीट फोर्स के बंदे थे। वो ज़्यादा जोशीले थे ना, वो ज़्यादा गुस्से में थे। एक जो था वो मुझे आईएसआई का बंदा लग रहा था, उसके बोलने से मुझे लग रहा था कि वो पढ़ा-लिखा बंदा है इस तरह से। वो मुझसे बात कर रहा था, मुझे ऐसे कह रहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये थोड़ी देर के लिए आप हैदर को पेश कर दें, हम उससे बात करेंगे। तो दूसरा तो दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ गया। अंदर आ गया तो फिर हैदर को ऊपर से पकड़ के लेकर आया। तो कहता है कि अगर इसको, मैंने कहा ये नहीं लेके जा सकते आप इसको, ये मुझे साथ लेके जाएँ। तो कहता है कि मैं गोली मार दूँगा ना, वो मुझे कहता है। उसने ऐसे कलेक्शन को ऊपर कर ली ना, तो कहता है मैं गोली मार दूँगा ना, और कहता है कि मैं इसको इधर गोली मार के मैं कहूँगा कि ये मुकाबले में मर गया है ना, तो आप क्या कर सकती हो? मैंने उससे कहा तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, कह रहे हो कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास ताकत भी है, हथियार भी है। तुम चाहो, और तुम्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है पाकिस्तान में। तुमने पहले भी हमारे बच्चे शहीद किए हैं, तुम अब भी मार सकते हो। तो अगर मेरे बेटे की मौत तुम्हारे हाथ में है ना, तो मैं बचा नहीं सकती इसको। तो ठीक है, फिर वो कहता है कि अच्छा मैं इसको लेके जाता हूँ, ये बस थोड़ी देर के बाद आपको पास भेज दूँगा। तो ऐसे उसको घसीट कर मेरे सामने मार कर लेकर चले गए। उसको घसीट कर लेकर गए। बाहर देखा तो हर घर के पास ना ये ऐसे बंदूक तान के खड़े थे। फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ थी। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि फिर मुझे कहता है कि आप लोग दहशतगर्द हो। मैंने कहा ये हमें दहशतगर्द मत कहना। मैंने कहा तुम हमें दहशतगर्द करके मत लेके जाना। तुम हमें पीटीआई का करके लेके जाओ, खान साहब के प्यार करने वाले करके लेके जाओ। तुम हमें ऐसे करके लेके जाओ। फिर मैंने उनको कमरे में लेकर आई, हैदर का ही कमरा है। मैंने कहा देखो उसके कमरे में क्या चीज़ें हैं, क्या हथियार है। ये उसका हथियार है, ये खान साहब की सारी तस्वीरें हैं। फिर उन्होंने एक-एक जगह की तलाशी ली है। मैंने कहा चलो तलाशी ले लो, शायद तुम्हें कुछ हथियार मिलता है तो लेके जाओ। बंदूक अगर हमारे घर होगी तो हमने खरीदी होगी, तुम्हारे पास होगी ना। फिर मैंने कहा हमारे घर की कोई चीज़ मत तोड़ना, क्योंकि हमने बड़ी मुश्किलों से घर बनाया है, हम सफेदपोश लोग हैं और हम आराम खाने वाले नहीं हैं, तो हमने मेरे घर की चीज़ें खबरदार तुम तोड़ते हो। हैदर को लेके जाते हो ले जाओ, अल्लाह मालिक है। फिर वो लेके चले गए थे हैदर को। बंदूक जो आपके पास है ये लाइसेंस याफ्ता असला है आपका? नहीं, हमारे पास तो छर्रों वाली बंदूक है, बंदूक तो मेरे पास कोई है छर्रों ही वाली। नहीं ना। अच्छा, छर्रों छर्रों वाली वाली बंदूक। बंदूक है, छिपकलियाँ मारता था कभी-कभी, तो वो रखी हुई परिंदों वाली। तो वो मैंने कहा ये लेके जाओ, इससे अगर कोई बंदा मरता है तो। मैंने कहा हमारे पास कुछ है ही नहीं असला, तुम्हें कोई मिलता है तो निकाल लो घर से। तो अभी इन्होंने आपको बताया कि मैंने इल्ज़ाम क्या है हैदर के ऊपर, कोई किसका कत्ल हुआ? किसी बंदे का नाम? कहा किसका कत्ल किया? मुझे वो बताओ वो बंदा कि इसने किस बंदे को मारा है? तो वो नहीं बताया आपको। हाँ, मुझे कुछ बताया। तो मैंने उनको उसके ये बाद भी फिर कहा, आप मैंने कहा कंपनी के लोग हो, तुम बच्चों को लेके जाते हो, तुम तशद्दुद करते हो, तुम इसको अभी लेके जाओगे, तशद्दुद करोगे। ये ट्विटर पे होता है, ये सोशल मीडिया पे होता है, इसकी किसी ट्वीट से तुम्हें तकलीफ है वो बता दो। हैदर ने कहा चलो मैं डिलीट कर देता हूँ, अगर मेरी कोई ट्वीट तुम्हें अच्छी नहीं लग रही, वो मैं डिलीट कर देता हूँ हैदर ने। फिर हैदर ने ये भी कहा है कि आप मुझे लेके जा रहे हो, आप मुझ पे जो चाहे तशद्दुद कर लो, मैं खान को नहीं छोड़ूँगा। और मुझे भी वो यही कह के गया है कि मम्मा आपने खान को नहीं छोड़ना, जो कुछ भी हो जाए, आपने हार नहीं मानी और मैं भी हार नहीं मानूँगा। अल्लाह ताला उसको मजबूती दे, अल्लाह ताला उसको ताकत दे मेरे बेटे को कि वो हार आमीन। ना माने। अल्लाह ताला आपको भी हौसला दे, आप जैसी माएँ जो हैं, जिस तरह जवान बच्चों को इस तरह अगवा किया जा रहा है, आपको पता है अभी वो किधर है, किस थाने में है? आपसे कोई मुलाकात हो, नहीं, कोई पता हो आप? पहले पहले बनीगाला थाने में गए हैं ये, फिर उसके बाद हम गए हैं एफआईए वाले ऑफिस में गए हैं, फिर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में गई हूँ मैं। मैंने सबसे कहा है, मैंने कहा मुझे सिर्फ इतना बता दो हैदरा के पास है, और मुझे आप जो कार्रवाई वो करो। तो आप पूछें, जो आपने कार्रवाई करनी आप करें, सिर्फ हम मुझे ये बता दें कि मेरा बेटा किधर है। आप मेरे बेटे को नामालूम ना करें, क्योंकि ये नामालूम कर देते हैं और फिर हमें पता भी नहीं चलता हमारे बच्चे किधर है। तो अभी पता चला है कहाँ पे है, किस थाने में? नहीं, कुछ भी नहीं पता चला। अदालत में मैं सारा दिन बैठी रही हूँ, तो जज साहब भी नहीं आए क्योंकि आज छुट्टी वाला दिन था। तो सुबह इंशाल्लाह जाएँगे, अदालत भी जाएँगे, सब जगह जाएँगे, दोबारा जाएँगे, कोशिश करते रहेंगे। अदालतों के पास जाएँगे, हाई कोर्ट जाएँगे, सुप्रीम कोर्ट जाऊँगी, जिधर तक मैं जा सकी, मैं अपने बेटे के लिए जाऊँगी। मैं जीएचक्यू नहीं, नहीं, चली बिल्कुल जाऊँगी, मैं उनसे आपके बात साथ। करूँगी। मैं उनसे बात करूँगी कि आप बताओ मेरे बेटे ने क्या कसूर किया है? मैंने उनको कहा है कि आप दहशतगर्दों को नहीं पकड़ते, दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं, कातिल दंदनाते फिर रहे हैं, आप हमारे घरों में ऐसे घुसते हो, दरवाज़े तोड़ के आते हो। आपको पता है कि हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इनको मालूम है कि हम लोग, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हम निहत्थे लोग हैं, पुरअमन लोग हैं।
बिल्कुल सही बात है। सनम आप तो ये देख रही हैं, आपने तो ये काफ़ी भुगता है, आपको भी इसी तरह अगवा करके लेके गए, फिर आपको थाने-थाने, कचहरी-कचहरी। अभी जो हैदर के साथ मामला हुआ है, सनम इसे ये क्या हो क्या रहा है? एक दिन में 5-5 एक्टिविस्ट उठाए जा रहे हैं, सारा गुस्सा इन पे निकाला जा रहा है, क्या वजह है? क्यों इतना गुस्सा है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो माजी मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहें, हम सब आपके साथ हैं और हम बिल्कुल। सब आपकी आवाज़ बनेंगे। देखिए ये इस मुल्क में तमाशा लगा है कि एक रमज़ान के महीने में जहाँ एक माँ को अपनी सहरी की या इबादत की, इस नमाज़ की इसकी फ़िक्र होनी चाहिए कि ये इबादतों का महीना है, वहाँ एक माँ थाने-थाने फिर रही है ये पता करने के लिए कि उसका बच्चा कौन-से थाने में है। अगर आप इतना ही जायज़ उसको लेकर गए हैं कि उसने कोई कत्ल किया है, आप चोरों डकैतों की तरह आधी रात को उसके घर में क्यों घुस रहे हैं दरवाजे तोड़ के? आप उसको बताएँ, वारंट ला के दिखाएँ कि भई ये हमारे पास वारंट है, इजाज़तनामा है, आपके बच्चे को ये एसएचओ ये थाने में लेके जा रहा है, ये इस पे इल्ज़ाम है। क्या पाकिस्तान में ये नई रवायत निकल गई है कि आपको आपके अपने घरों में माएँ-बहन है, लेकिन आपको शर्म नहीं कि एक माँ रमज़ान के महीने में रोज़े छोड़ के वो जगह-जगह थानों-थानों फिर रही है और आप सब बैठ के तमाशा देख रहे हैं। अदालत आज इतवार वाले दिन जज क्यों नहीं था? देखिए इन अदलिया से, इन जजों से सवाल होना चाहिए। आपकी अपनी माँ हो, आप छुट्टी वाला दिन देखेंगे? एक माँ बैठी है सुबह से शाम तक अदालत में, आप छुट्टी वाला दिन था, आप आए नहीं। ये कोई मज़ाक चल रहा है हुँ। इस मुल्क में? आपको किसी का बोलना पसंद नहीं आ रहा, किसी की ट्वीट पसंद नहीं आ रही, तो आप उसके घर में घुस के दरवाज़े तोड़ के इस तरह उसको उसकी माँ के सामने उठाकर ले जाएँगे। मतलब कुछ तो किसी महीने की शर्म लिहाज़ रखें। इन लोगों का तो ये हाल हो गया कि इन कोई बदमाशी चल रही है पूरी खुली, कि कभी किसी पे कुछ भी करो आप किसी के साथ। उसके मुँह पे धक्के नहीं मारे हैं, मैंने कहा ना मारो मेरे बेटे को। फिर वो दूसरा बंदा कह रहा था कि माँ के सामने इसको मत मारो। ये कैसे ना गुड ज़ालिम कॉप लोग हैं। बैड कॉप वाला गेम करते हैं। जब हमारे घर भी आए एक बंदे को मैंने पूछा आप किसका दरवाजा तोड़ रहे हैं, हम कोई दहशतगर्द हैं? तो बोलता है हाँ तुम दहशतगर्द हो। और दूसरा बोलने लगा कि देखो ऐसे ना करो, आराम से बोलो, इनसे ऐसे बात ना करो, इनको ऐसे ना कहो। तो मतलब ये गुड कॉप बैड कॉप करते हैं, एक अच्छा बन जाए एक बुरा बन जाए, ये इस तरह की ड्रामेबाजी ये लोग करते हैं। लेकिन अभी सनम ये इसका हल क्या है? अभी ये कल हाई कोर्ट में रिट डालें, अभी जज के पास जाएँ, आपके साथ तो ये सारा प्रोसेस जो बार-बार होता रहा, इन्हें अब क्या करना चाहिए? देखिए, इसका हल ऐसी चीज़ें ठीक नहीं हो सकती है। अभी अगर आपको लोगों के बोलने से इतना एतराज़ हो कि आपको लगे कि इसने हमारे से इजाज़तनामा लेकर नहीं बोला है, तो यूँ तो आपको पूरा पाकिस्तान उठाना पड़ेगा। कि अभी मैं देख रही थी कि उनका ये कौसर काज़मी साहब एक शो में बड़ा उधर उछल रहे थे कि जी, सनम ने ऐसे बोल दिया, सनम की ट्वीट उठा ली थी कि जी, सनम बोली थी देखो ये वक़्त था कारकर्दगी दिखाने का। तो भई अब आपको यही कहेंगे ना कि खुद को नंबर 1 कहने से आप नंबर 1 तो नहीं हो जाएँगे। ऐसे मौकों पे आपने साबित करना है आप कि आप कितने नंबर 1 हैं। यूँ तो इस मुल्क में तमाशा चलता रहा, जमहूरियत जमहूरियत कह के एंड टाइम पे आप गाड़ी की डिग्गी में छुप जाएँ। तो एंड टाइम पे चीज़ें करनी होती है ना, एंड टाइम पे अगर आप कबूतर उड़ाने लग जाएँ, एंड टाइम पे आप उन्हीं रास्तों पे चलें फिर जहाँ सर को झुकाना पड़े, हाथों को जोड़ना पड़े, एंड टाइम पे आप वोट को इज़्ज़त देते-देते अगर बूट को इज़्ज़त देंगे, तो फिर बातें होंगी ना। अगर आप पूरी दुनिया बिल्कुल। की दहशत को पकड़ के देख रहे हैं, दे रहे हैं और यहाँ पे आपकी ट्रेन पूरी हाईजैक हो जाती है, हम में से किसी ने ये तो नहीं कहा कि अगर उसके अंदर फौजी है तो बहुत अच्छा हुआ पकड़े गए। हमने तो ये बोला कि अगर फौजी है या कोई सिविलियन है, जो भी है, उसकी जान बचाएँ, क्योंकि अब तो आपको पता क्यों नहीं चला? आप बाद में लोगों को बता रहे हैं कि जी अफ़गानिस्तान था या ये था, वो इन्वॉल्व था। भई आपको पहले क्यों नहीं चीज़ें पता चलती? क्योंकि सारा फ़ोकस, सारी एनर्जी आपने पीटीआई को पकड़ने पे लगाई हुई है। भई पीटीआई से बाहर निकलें, मुल्क के हालात देखें, हर 1 घंटे में धमाका हो रहा है। आपको इंटरेस्ट है कि पीटीआई का कौन-सा बच्चा घर से उठाना है और कुछ महीने की भी शर्म नहीं है कि महीना देख लें आप कौन-सा है इसमें। अभी अभी ये जो ट्वीट्स का मामला है, आप लोगों की ट्वीट्स में ऐसा क्या है कि ये लोग क्योंकि मैंने आपकी ट्वीट्स पढ़ने की कोशिश की है सारी सनम आपकी भी, हैदर की भी। मुझे हैदर की ट्वीट्स में तो खैर कुछ भी नज़र नहीं आया, आपकी ट्वीट्स में उनकी कारकर्दगी के मुतालिक जो सवालात थे, जो आपने उठाए हैं, जो पूरी दुनिया में उठाए जाते हैं, बर्तानिया में, अमेरिका में लोग कारकर्दगी पे सवालात उठाते हैं इदारों की। क्या ये मसला है या ये मरियम नवाज़ साहिबा आपके पीछे पड़ी हैं? वजह क्या हो सकती है? देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि सवालों से प्रॉब्लम है ना। अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि अब अगर हम आपको ये तो कह ही नहीं रहे कि जी दहशतगर्दों ने बहुत अच्छा किया ट्रेन अगवा कर ली, या हम आपको ये तो नहीं कह रहे कि अच्छा है दहशतगर्द इसको मार दे, इसको छोड़ दे। हम आपसे ये पूछ रहे हैं, जो हमारा राइट बनता है, हम टैक्स पेयर हैं, हम पाकिस्तानी शहरी हैं, कि हम इतना-इतना टैक्स भर रहे हैं अमन के लिए, ना कि हमारी जानें महफूज़ हों। अगर हमारी जानें महफूज़ नहीं है, तो हम सवाल करेंगे कि भई आपकी क्या तैयारी है? आपकी वाहिद तैयारी ये है कि आपने आधी रात को घरों में कैसे घुसना है, आपने खवातीन कैसे उठानी है, आपने लोगों के बच्चे कैसे उठाने हैं, आपने 13-13 साल
کے بچے پہ ٹارچر کس طرح کرنا ہے. ساری اپنی اسٹریٹجی لوگوں کو اٹھا کے ٹارچر کرنے کے نئے طریقوں پہ نہ رکھے نا, کہ ہم نے کس کو کس طریقے سے ٹارچر کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بھی پتہ کریں کہ بعد میں آپ کو نہ پتا چلے کہ جی افغانستان رابطے تھے, آپ کو نہیں پتا کہ انڈیا رابطے تھے, یہ کہاں بعد میں آپ کو پتا چل رہا ہے, کیونکہ پہلے آپ کا فوکس ہی نہیں ہے. تو جو چیزیں, پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ اتنا شدید مسئلہ ہے امن کا, تو آپ لوگ اس چیز کا خیال کریں کہ آپ پہلے جو مین مسئلہ ہے پہلے اس کی طرف جائیں, پھر اپنے کچھ یہ پالتو چھوڑے ہوئے ٹاؤٹس, یہ کوثر کاظمی جیسے, یہ حیدر نقوی جیسے, مرتضیٰ سولنگی جیسے, جو ٹویٹس اٹھا کے لوگوں کی کوٹ کر کے بتاتے رہتے دیکھیں جی ایسا کر رہی تھی, تو ہم نے اپنی طرح لفافے منہ میں تو نہیں لیے ہوئے, ہمیں اپنی طرح حرام کھانے کی عادت تو نہیں ہے, ہم تو سوال کریں گے. اگر آپ کو ہمارے سوالوں سے تکلیف ہو رہی ہے تو اپنی حرکتیں ٹھیک کریں. ہمارا کوئی ٹویٹ اٹھا کے دکھا دے جس میں ہم کہہ رہے ہو کہ دہشت گرد بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, ہم نے تو نہیں کیا. ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے آپ سے دہشت گردی, کیونکہ آپ سارا فوکس پی ٹی آئی کو ختم کرنے پہ رکھ رہے ہیں. پھر اگر اس پہ آپ کو تڑپتے ہیں تو آپ تڑپ پہ, ہم تو سوال کریں گے. بالکل. اچھا فرزانہ بہن یہ بتائیں کہ ابھی حیدر جلسوں میں اور عمران خان کی رہائی کے لیے اڈیالہ کے باہر کیمپ میں بھی ہر جگہ پہ متحرک تھا, سوشل میڈیا پہ بھی اس کی ٹویٹس آتی تھی, لیکن اس کی ٹویٹس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی. تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کی ایسی ٹویٹ سے ناراض ہیں, یا حیدر سے کیا اس کی ناراضگی کی وجہ کیا بن سکتی ہے؟ وہ سوال کرتا ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں, اور وہ سوال کرتا ہے, وہ ایسے بھی سوال کرتا ہے کہ اگلوں کو پسند نہیں آتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ہماری مرضی کے سوال کیے جائیں. تو سوال یہی تھا کہ ٹرین میں حادثہ کیوں ہوا نا, یہ سوال بنتا ہے نا. ہم بالکل بنتا اپنے جو اگر فوجی ہیں سویلین ہے جو ہے تمہارے اپنے ہی نا, ہے. ہمارے بالکل پاکستان کے, تو کیوں بالکل ایسے دہشت گردی کیوں ہوئی ہے. تو میں تو 2 دن ان لڑکوں کے لیے روتی رہی ہوں کہ وہ ہماری فوج کے ہیں یا جس کے بھی ہیں, ہے تو بچے ہی نا ہمارے. تو میں 2 دن روتی اچھا رہی ہوں, اور لوگوں نے اس پہ باتیں بھی سنائی, میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. مطلب تو ٹرین اب حادثے پہ آپ دکھی تھی کہ فوجی جوانوں کی جو ہاں شہادتیں میں ہوئی دکھی تھی. ہاں میں دکھی تھی کہ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ اگر 26 نومبر کو آپ کا بیٹا بھائی ہوتا تو آپ ان کے لیے دکھی مت ہوتی. تو میں نے کہا بات سنیں, میرا میاں بھی ساتھ تھا 26 کو, اور میرا بیٹا بھی ساتھ تھا, اور ہم گولیوں سے ہی نکل کر آئے ہیں. مگر میرا دل اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ میں ان کے لیے دکھی ہوں, کیونکہ وہ جو بچے ہیں وہ غریب گھر کے بچے ہیں جو ٹرینوں میں سفر کر رہے ہیں. وہ جوان لڑکے ہیں, 23 سال کا لڑکا ہے کشمیر والا, آپ ان کی اگر دیکھیں نا بایو ڈیٹا نکل کر آئے تو کس کس گھر کے بچے ہیں. ہمارا اپنا ایک بچہ ہے جو بنو میں نا دہشت گردی میں ابھی شہید ہوا ہے نا, تو میرا اپنا ہے نا لڑکا, وہ ادھر رہتا ہے بالا کوٹ میں, تو ان کی دیکھیں امی میری کو تو جا کر اس پروگرام کے توسط سے یہ دعا یہی ہوگی, ان سے درخواست بھی ہوگی کہ ایک ماں کے جذبات دیکھ لیں, وہ تو آپ کے لیے بھی رو رہی ہیں, تو آپ کیوں ان کے وہ بچوں تو پہ ظلم کر رہے مجھے ہیں؟ کل آئے, میرے پاس شہری کا وقت ہے, آپ میرے بچوں کی طرح ہوں, بیٹھو میں آپ کو سحری کرواتی ہوں, سحری کر کے ادھر کو لے کے جائیں. میں نے ان کو ایسے بھی کہا ہے, میں نے کہا آپ جتنے بھی لوگوں کو بیٹھو ادھر میں سحری کرواتی ہوں, سحری کر کے لے کے جائیں ادھر کو. تو آپ ابھی نماز کا بھی ٹائم ہے, سحری کا بھی وقت ہے, میں نے ان کو ایسے ہی کہا ہے. میں نے ان کو باتیں بہت سنائی ہیں, میں نے ان کو یہ بھی کہا ہے, میں نے ابھی کہا آپ دیکھو دیکھیں نا یہ کہ ماؤں کے دل ایسے ہوتے ہیں, ہاں میرا دل ایسا ہے. مائیں ایسی مجھے ہوتی ہیں. لوگوں نے بہت ہاں سنائی ہے نا سنی, مجھے لوگوں نے بہت باتیں سنائی ہیں. میں نے کہا حیدر کہتے آپ مما نہیں کیوں نہیں ایسی ٹویٹ کر بالکل آپ دیتے. نے ٹھیک لکھا, میں نے خود لکھا, میں نے خود لکھا کہ میں خود ایک ماں ہوں, تو ہمیں تو احساس ہے, چاہے فوجی ہے چاہے سویلین ہے, مائیں ان کا گھروں میں رستہ دیکھ رہی ہوں گی کہ ہمارے بچوں نے آنا ہے, تو ہم کیوں بے کسی کے لیے شک. دعا ماں کریں ان تو کی جان جائے. ماں ہم تو یہی آپ سے بالکل سوال کریں میرے گے کہ ان ساتھ کی جانیں بچائیں. بالکل ان صحیح کی کہہ رہی جانب ہیں آپ. ہمارا تو اچھا سوال یہ تھا سنم, ہی نہیں کہ جان جائے, ہمارا تو سوال یہ تھا کہ کسی کی جان خطرے میں آئی ہی کیوں ہے. بالکل سنم یہ بتائیں, مریم نواز صاحبہ نے اداروں کے بارے میں بہت سی باتیں کی ہیں, انہوں نے تو فوج کو دہشت گرد بھی کہا, نواز شریف نے برملا طور پر فوج کے اوپر الزامات لگائے, ڈان لیکس میں لگائے, کلبھوشن جادو کے کیس میں انٹرنیشنل عدالتوں میں لگائے, خواجہ آصف فوج کو تانے دیتے رہے, لیکن یہ لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگوں کی یہ دشمنی چل رہی ہے, وجہ کیا ہے؟ بس وجہ یہی ہے نا کہ آپ بس اپنے ہاتھوں کو جوڑ لیں, آپ یس سر یس سر دیکھیں. یہ ان کی نیچر میں آج ایک جگہ ہی دیکھ رہی تھی کہ مجھے بڑا مزے کا وہ انٹرسٹنگ لگا کہ ان کی نیچر ایکچولی درباریوں والی ہے. ان کو ہر کسی کا سر اپنے سامنے جھکا ہوا چاہیے, ہاتھ جڑے ہوئے چاہیے, ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے سر جھکا کے یس سر یس سر یس سر کرتے جاؤ, اور پھر آپ کے سب کیس معاف ہیں, آپ کے سب گناہ معاف ہے, آپ کے سب گالی گلوچ معاف ہے. یہ اتنے بڑے جاہل ہیں کہ جو عمران خان جیل میں بیٹھا ہے اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تردید کیوں نہیں کی, دھماکہ ہو گیا اس کے خلاف بیان کیوں نہیں دیا. تو جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے تو بھائی پہلے بیانات لے لو, سب سے پہلے ان سے تو کہو کہ تردید کریں, یہ مذمت کریں اس کی کہ بھئی یہ دھماکہ ہوا, یہ کیوں ہوا, دہشت گردی. وہ اپنے منہ سی کے بیٹھے ہیں کہ وہ مذمت پہ وہ کوئی مذمت نہیں کریں گے, وہ دہشت گردی پہ کوئی بات نہیں کریں گے. لیکن عمران خان جیل میں سے بیٹھا لازمی پہلے مذمت کرے کہ جی ٹرین دھماکہ ہو گیا. بھئی اگر آپ کو یہ ساری چیزیں معاف ہو گئی ہیں, جو نعرے آپ نے لگوائے, جو آپ نے سپریم کورٹ پہ حملے کیے, آپ نے جنرل کا جہاز اغوا کیا, خانہ کعبہ میں آپ نے رشوتیں دی, اگر آپ کو ہر چیز معاف
साफ हो गई है, तो मतलब हम हमारे पीछे पड़ेंगे आप सिर्फ क्योंकि हमारे लीडर ने एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया। सिर्फ एक हमारे लीडर ने नहीं बोल दिया। आपको इतनी आदत पड़ी है हुक्मरानी करने की, आपसे नहीं बर्दाश्त नहीं होती। आप पूरी की पूरी पीटीआई के पीछे पड़े हैं, ना वर्कर छोड़ते हैं, ना वोटर, ना सपोर्टर, ना देखते हैं किसी के पास कोई ओहदा है, ना नहीं है। अभी ट्वीट्स पे देख लें, और सारे अपने टाउट्स छोड़े होंगे जी, ट्वीट्स उठाने के लिए, इकट्ठे करने के लिए। देखें जी, देखें। और मुझे तो इतनी हँसी आ रही थी, उसपे लिखा हुआ था, अगर आपने इनको छोड़ा तो हम आपको छोड़ देंगे। अबे तुम लोग छोड़ दो। तुम लोग इतने यूज़लेस हो, तुम्हारे होते हुए हमको आधी गालियाँ उनकी पड़ती हैं, आधी गालियाँ तुम्हारी वज़ह से पड़ती हैं। तुम लोग बयानियाँ बनाने में इतने बड़े फेलियर हो, इतने बड़े तुम लोग लूज़र हो, लोगों के बच्चे पकड़वा रहे हो सिर्फ ट्वीट्स उठा-उठा के, और लिखा उसमें कुछ भी नहीं हुआ। लिखा सिर्फ सवाल है कि भई अगर हमला होगा, हम पूछेंगे, हम टैक्स भर रहे हैं अमन के लिए भई। हम पूछेंगे क्यों बिल्कुल, हो रहे हैं फिर भी ये हमले? हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आप चरगोज़े उगा रहे हैं या बिजलियाँ बचा रहे हैं, हमें इंटरेस्ट है, हमें अमन चाहिए ना, कि हम अपने मुल्क में बिल्कुल, सुकून से रह सकें। हमें ये मुल्क छोड़ के भागना ना पड़े, हमारे बच्चों को ना भागना पड़े। वो यहाँ पे रहना बिल्कुल सही चाहें, बात। उनको ये मुल्क अच्छा लगे। जी, फरज़ाना बहन कुछ कह रही थी आप? हैदर के अभी की टाउट ने 2-3 बातें लिखी है। एक कहता है कि हैदर का गायबाना नमाज़ जनाज़ा आप लोग पढ़ लें। एक ने ये बात की है। अस्तगफुरुल्लाह। अल्लाह उसे दूसरे ने ज़िंदगी कहा दे, है इनके कि मुँह में दूसरे ने इनके कहा मुँह में खाक। दूसरे ने कहा है कि हैदर को ना डी चौक पे उल्टा लटकाना चाहिए। इसको फांसी देनी चाहिए डी चौक पे। तो मैं पूछती हूँ कि हैदर का कसूर क्या है? उसका कसूर क्या है? उसने क्वेश्चन किया है, उसने आपसे बात की है, उसने ये कहा है कि आप ये मुल्क में अमन क्यों नहीं लाना चाहते? आप ये खान के दुश्मन नहीं है, ये असल में पाकिस्तान के दुश्मन है, ये मैं आपको बताऊँ। क्योंकि अच्छा ये बताएँ, पाकिस्तान अभी हैदर के इस मामले पर तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से आपको सपोर्ट मिली इनके रहनुमाओं की तरफ से? हालाँकि हैदर बड़ी खुल के तनकीद करता है, लेकिन मैं देखा है अली मोहम्मद खान है, शेख वकास है, वो खड़े हैं। वकास अमजद साहब ने फ़ोन किया मुझे, सनम ने भी शेख बहुत वकास। लिखा है। जी, शेख वकास ने, और अच्छा, काफ़ी सारे जो थे वकला ने राब्ता किया है। कह रहे थे कि हम सबसे बड़ी जो उसको सपोर्ट मिली अली मापा से मिली। मतलब लोग आपके साथ देखें सारे पूरा पाकिस्तान खड़ा है आपके साथ और उन बाकी सोशल मीडिया के नौजवानों के साथ। अलीमापा ने मुझे फ़ोन किया, आलिया हमज़ा ने मुझे फ़ोन किया। अलीमापा ने कहा, मैंने अलीमापा को ये बात बताई कि ऐसे उसको गन पॉइंट पे लेकर गए हैं, तो उनको ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा कि अब ये वक़्त आ गया है कि पाकिस्तान के जवानों को घरों दरवाज़े तोड़ के माँ के सामने गन पॉइंट पे लेकर जाएँगे, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है? अगर उसने कत्ल किया है, अगर उसने कोई ट्वीट किया है, अगर उसने जुर्म किया है, आप लेकर आएँ, सर्च ऑपरेशन करें, जो कुछ करें, आप हमें बताएँ, आप अपने साथ सबूत लेकर आएँ, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप अपने साथ लेडीज़ पुलिस लेकर आएँ। मेरे घर में मेरी बेटी थी, मेरी बहू थी, छोटा बच्चा था। मैंने उनको कहा है कि ये देखिए मेरी बेटी है, मेरी बहू है, शनाख्ती कार्ड माँग रहे हैं, इसका शनाख्ती कार्ड दो, उसका शनाख्ती कार्ड दो, सारे शनाख्ती कार्ड स्कैन करें। हमने इधर पाकिस्तान में ही रहना है और हमारी इतनी सोच नहीं है कि हम बाहर जाके दुनिया बसाएँ। हमने इधर ही जीना है, इधर ही मरना है। सनम ये जो ट्वीट्स बंद करवाना चाहते हैं, सोशल मीडिया की आवाज़ बंद करवाना चाहते हैं, तमाम एक्टिविस्ट को अगर ये बहुत सारे 15, 20, 25, 30 लोगों को उठा लेते हैं, इन्होंने 19,000 की लिस्ट बनाई है, तो आपके ख्याल में ये मामला रुक जाएगा, लोग ट्वीट्स करना छोड़ देंगे? देखिए ये तो 2 साल से हो रहा है, ये अभी तो नहीं हुआ, ये तो 2 साल से हो रहा है। पहले कौन से कम लोग उठाए गए? ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ही हुआ था कि ख़वातीन जिस तरह घर से उठाई गई थी, तो क्या हुआ था? औरतों ने बोलना छोड़ दिया था? नहीं, इस तरह नहीं हुआ ना। ना ख़वातीन ने बोलना छोड़ा, ना ये लड़के बोलना छोड़ेंगे। देखिए ये जो नौजवान है ना, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। आप इनको ऐसा सिक्योर माहौल दें कि ये पाकिस्तान में रहना चाहें, वरना तो हर दूसरा बंदा पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है ना। तो अभी आप ये देखें कि बच्चे पाकिस्तान में रहना चाहें, आपने उसके लिए क्या करना है? बजाय इसके कि आप ये अगर हम चीज़ें देखेंगे कि कोई किसी के घर में भी कभी भी घुस जाएगा, तो लोगों को तो अपनी जान बचा देखिए, हम वो लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, इससे बाय चॉइस यहाँ पे रह रहे हैं। हम अपने मुल्क को नहीं छोड़ के जाना चाहते, हम इसी मुल्क में रहना चाहते हैं। तो आप हमें मजबूर ना करें कि हम इस मुल्क को छोड़ के जाएँ। बिल्कुल सही। अच्छा फरज़ाना बहन ये बताएँ आखिर में इन इदारों को कोई पैगाम आप देना चाहेंगी? आपकी बातें तो ये इन तक पहुँच जाएँगी कि देख रहे हैं कि आप लोग मुहिब वतन लोग हैं, इस इदारों के खिलाफ नहीं हैं, सवाल पूछते हैं जो आपका हक है। आप इन्हें कोई पैगाम देना चाहेंगी एक माँ होने के नाते? सबसे पहले मैं ये कहती हूँ कि आप मेरे बच्चे को जिस तरह से ज़िंदा सलामत लेकर गए हैं, मुझे उसी तरह से वापस चाहिए। जो आप मुझे थ्रेट देकर गए हैं ना कि हम इसको मार के ऐसे कर देंगे, मुकाबले में कह देंगे कि मुकाबले में मर गए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और इनकी शक्लें मुझे सबकी याद है। और दूसरा ये है कि अगर आप पाकिस्तान की सालमियत चाहते हैं, पाकिस्तान को कायम रखना चाहते हैं, पाकिस्तान को आबाद देखना चाहते हैं, तो आपको अपनी हदों में जाना पड़ेगा। जो खान साहब का नज़रिया है, वो हमारा नज़रिया है। ना खान साहब ने हार मानी है, ना हम हार मानेंगे। अगर उनको हैदर की ट्वीट बंद करेंगे, तो मैं लिखा करूँगी जैसे हैदर लिखता है।
اچھا، وہ مجھے اٹھا مطلب آپ پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں ہیں، آپ خان کے ساتھ نظریے پر ڈٹ کے کھڑی ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہر قیمت آپ دینے پر تیار۔ ہم لوگ پیچھے ہٹ جائیں تو پھر تو جو گھروں سے نکلتے ہی نہیں ہے تو وہ تو ہمیں فون کر کے یہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو پہلے ہی منع کیا تھا آپ لوگ پیچھے ہٹ جاؤ، آپ کو تو پہلے گرفتاری ہوئی ہے تو آپ کو تب بھی سمجھ نہیں آئی۔ میرا بیٹا پہلے 9 مئی میں گرفتار ہو چکا ہے، بڑا بیٹا تو کہتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہے، عمران خان کے پیچھے پڑ گئے ہو، پاکستان کو چلنے نہیں دیتے ہو آپ لوگ۔ یہ میرے خاندان والے مجھے فون کر کے صبح سے کہہ رہے ہیں آپ کو ہم نے منع بھی کیا تھا کہ حیدر کو سنبھالیں، حیدر کو کہہ کے سوشل میڈیا پہ نہ جائے، حیدر سے کہ احتجاج میں نہ جائے، حیدر کو منع کرے اڈیالہ جیل مت جائے۔ تو آپ مجھے بتائیں اس وقت لیما کو لوگوں کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ وہ اڈیالہ کے باہر کھڑی ہوتی ہیں، کون کھڑا ہوتا ہے؟ ان باہر کہتے تھے افطاریاں کریں گے، کون افطاری کر رہا ہے؟ خان صاحب کی آواز بند کر رہے ہیں۔ اس دن کل حیدر اداس بھی بہت تھا، مجھے کہہ رہا ہے مما اگر اس عید کے بعد خان صاحب نہیں آتے تو آپ خان صاحب کو ختم سمجھے۔ میں نے کہا حیدر تم نے آج بہت بڑی بات کر رہی ہو، تم نے ایسی نہیں نہیں مایوسی والی بات پہلے کبھی نہیں کی۔ کہتا ہے مما میں دیکھ رہا ہوں کہ آوازیں بند ہو رہی ہیں، نہیں آوازیں نہیں بند ہو رہی انشاءاللہ ہیں، نہیں۔ آواز نہیں آ رہا۔ کہتا ہے کہ جس طرح سے آواز اٹھ رہی تھی اس طرح سے خان صاحب کی رہائی کی آواز اٹھ نہیں رہی۔ تو یہ دیکھیں نا مما آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں نہیں، آوازیں یہ احتجاج کی وقتی بات وقتی طور پہ اتار چڑھاؤ احتجاج آتا ہے، لیکن یہ انشاءاللہ آوازیں دوبارہ لوگ سوشل وارم اپ ہوں میڈیا گے۔ والے اٹھا رہے ہیں، میرے اور آپ جیسے لوگ اٹھا رہے ہیں۔ آپ ہماری لیڈرشپ کو میں پیغام دیتی ہوں، یہ وقت ہے آپ اپنا دیکھیں جو آپ پہلے کر چکے ہیں، آپ کو سنسیئر ہو کے آپ کو پورے خلوص سے اور آپ کو خان صاحب کے ساتھ جڑنا ہوگا کہ آپ کا مستقبل اس وقت خان صاحب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بالکل پاکستان کا مستقبل جڑا ہوا ہے، آپ حیدر جیسے بچوں کا مستقبل جڑا ہوا ہے۔ صنم آخر میں نے آپ کو پیغام دینا چاہیں گی، کچھ سمجھانے کی کوشش کریں گی، اور یا آپ کے اوپر بھی اس وقت کافی میرے پاس تو خبریں ہیں کہ آپ کے اوپر بھی گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میری لائٹ چلی دیکھیے گئی، میں صرف یہی کیا میسج چیز؟ دینا چاہوں گی کہ اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہونا کرائم نہیں ہے، اپنے حق کے لیے پروٹیسٹ کے لیے باہر نکلنا کرائم نہیں ہے۔ جو دہشت گردی ملک میں ہو رہی ہے جس سے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، آپ نے ان کو روکنا ہے۔ آپ نے کسی لڑکے کو یا کسی لڑکی کو گھر سے باہر نکلنے سے نہیں روکنا۔ فور گاڈ سیک آپ کو یہ پتا مسئلہ نہیں ہے ہمارا پاکستان کا کہ ایک لڑکا جا کے اڈیالہ کے باہر کھڑا ہو گیا کہ یا لڑکیوں کو پالیٹکس میں انٹرسٹ ہو گیا ہے۔ خدا کے واسطے بڑے ہو جائے۔ ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے دہشت گردی کنٹرول نہیں ہو رہی، ہماری ساری نیبر کنٹریز ہم سے آگے نکلی ہوئی ہیں، ہمارے پیسے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہماری ساری یوتھ باہر جا رہی ہے کیونکہ آپ کا فوکس صرف پی ٹی آئی ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کو کیسے روکنا ہے۔ خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کریں، اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی ینگ جنریشن کو اس ملک سے محبت سکھائیں۔ ہم نے لوگوں میں یہ نفرت ڈالے، ہم نے 26 کو لوگوں پہ ڈریگ گولیاں نہیں چلائی ہیں۔ اگر نفرت بڑھی ہے تو آپ اپنے حالات دیکھیں کہ آپ نے اس ملک کے کیا حالات کیے ہیں۔ نفرت ایک دن میں نہیں بڑھتی ہے۔ آپ نے جو بلوچستان کا حال کیا ہے آپ وہی پنجاب کا حال کر رہے ہیں۔ بلوچیوں کو تو آپ نے ثابت کر دیا تھا دہشت گرد ہیں، حالانکہ آج سب کے سامنے ہے۔ پنجابیوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے آپ کو صدیاں لگیں گی کیونکہ مڈل کلاس لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ساری دنیا بھی آپ کی اصلیت جانتی ہے۔ تو جو کوشش آپ کر نہیں سکتے، آپ اتنی محنت کر کے بلوچستان میں بھی کامیاب نہیں ہوئے تو یہ کوشش کر کے پنجاب میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو اس کوشش سے بالکل باہر نکلیں، لوگوں کو جینے دیں، لوگوں کو اپنی مرضی کرنے دیں، کیونکہ یہ ہمارا حق ہے۔ ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں، حکومت یا لیڈر یا وزیر اعظم ہماری مرضی کا ہونا چاہیے، عوام کی، جمہور کی مرضی کا۔ ڈیموکریسی کا یہی مطلب ہے۔ تو اپنے بالکل دماغ سے یہ جو درباری اور بادشاہتے ہیں نا، یہ باہر نکالیں۔ اب لوگوں کی تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ بیٹھے۔ اب جب آپ بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو آپ میں بڑا ظرف ہونا چاہیے، بڑا دل ہونا چاہیے، بڑی ہمت ہونی چاہیے۔ تو آپ میں ظرف پیدا کریں۔ ہم سارا دن اتنی بکواس سنتے ہیں لوگوں کی، ہمارے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی سیٹ نہیں ہے ابھی ہمارے پاس، تو آپ لوگ تو بیٹھے ہیں، اپنے اندر ظرف پیدا کریں۔ تنقید ہو رہی ہے، برداشت کریں۔ یہ مت بولیں کہ اگر ہم پہ سوال اٹھایا تو آپ کو چوکوں میں لٹکا دینا چاہیے۔ ماں نے بچے آپ چوکوں میں لٹکانے کے لیے آپ کے پیدا نہیں کیے ہوئے، آپ کے لیے بالکل مفت میں جانے دینے کے پیدا نہیں کیے ہوئے۔ خدا کا خوف کریں تھوڑا سا۔ بالکل صحیح بات ہے صنم، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، ہماری بھی دعائیں ماہ رمضان میں ماؤں کے دل جو ہیں اور جگر زخمی نہ کریں، ان کی بدوائیں جو عرش کو ہلا دیتی ہیں۔ آگے ہی پہلے اتنی نحوست چھائی ہوئی ہے، اس میں ایسی بدواؤں سے مزید اپنے لیے تباہی نہ پیدا کریں اور ان بچوں، معصوم بچوں پر رحم کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ صنم، انشاءاللہ وہ اگین آپ سے دوبارہ جو بات چیت ہو۔